So, dear students, I welcome you all. Today, we are going to discuss few very important characteristics of a sound wave. Sound wave कैसी होती है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हम देखने वाले हैं। और ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसको मैं डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बोर्ड को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है वो समझाता हूँ। देखिए, इधर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं, ये फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, वेवलेंथ लिख रखी है, और फिर इधर की तरफ टाइम पीरियड की डेफिनेशन, फिर एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लिख रखा है, जिसको एक्सप्लेन करेंगे। बीच में मैंने क्या किया है, बीच में मैंने एक डायग्राम ये बनाया है और एक दूसरा डायग्राम ये बनाया है, उसके नीचे ये डॉट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करूंगा। फिर नीचे ये एक वेव या क्या बनाया, बेसिकली वेव नहीं, ग्राफ बनाया मैंने, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस डायग्राम से। ओके, इसको समझिए। ये क्या बनाया मैंने, ये एक स्पीकर बनाया है, और ये आप ये समझिए, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है, पेज नंबर 164 पर ये डायग्राम बना हुआ है, और मैंने थोड़ा सा अलग हटकर बनाया है, तो आपको मैं समझाता हूँ। ये बेसिकली ये जो लाइन है स्पीकर की, ये डायफ्राम है स्पीकर का, और स्पीकर से जो आवाज़ आती है वो किस तरह से आती है कि वो जो उसका जो आगे का पर्दा है वो ऐसे हिलता है। देखिए, ऐसे ऐसे पुश करता है आवाज़ पर, जैसे ही आवाज़ आती है ऐसे पुश करता है। जब ये पुश करता है तो ये डॉट्स क्या बनाए मैंने, ये डॉट्स सारे के सारे, ये डॉट्स मैं यहां लिख भी देता हूं। ये डॉट्स क्या चीज है, बेसिकली ये एयर मॉलिक्यूल्स या एयर के एटम्स हैं। हम इस रूम में, क्लास में, हर जगह जहां कहीं भी हम सांस ले रहे होते हैं, क्या होती है, एयर होती है। तो एयर के पार्टिकल्स हैं, हम पार्टिकल्स कह सकते हैं या हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इन सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में एक डिस्टेंस है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ डिस्टेंस रखता है, हालांकि ये मोशन में भी रहते हैं, लेकिन आम हालत में आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं और अपने आसपास के मॉलिक्यूल से एक बराबर का डिस्टेंस कायम रखते हैं। ये डिस्टेंस आसपास में ऐसे अपने आप नहीं बदलते। अब साउंड वेव क्या होती है, या साउंड वेव कैसे डिस्टर्ब करती है इस कॉन्फ़िगरेशन को, ध्यान से समझिए। ये जो स्पीकर का पर्दा है, ये इन मॉलिक्यूल्स को जो स्पीकर से बिल्कुल सट के लगे हुए हैं, इनको पुश करता है ये आगे की तरफ। जब ये पुश करता है तो एयर के पास ये प्रॉपर्टी है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं सब मिलकर कि इसके पास इलास्टिसिटी होती है, और इलास्टिसिटी होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो इससे जस्ट लगकर हुए थे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स इसके थोड़ा सा करीब आ जाता है। जब ये पास आ जाता है तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है या जो सेकंड मॉलिक्यूल की लेयर है, इस पूरी लेयर पर एक फोर्स पड़ती है। ये फोर्स इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहती है, तो ये फिर आगे बढ़ने लगता है। ये आगे बढ़ने लगता है तो तीसरे मॉलिक्यूल के पास आ जाता है या तीसरी लेयर के पास आ जाता है, और जब यहां आ जाता है तो यहां प्रेशर बढ़ जाता है या डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी या प्रेशर बढ़ने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है और ये तीसरी लेयर भी आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि साउंड का एक डिस्टरबेंस जो यहां स्पीकर के पर्दे पर आया,
उस डिस्टरबेंस ने क्या किया कि उसके मॉलिक्यूल्स, उससे लगे हुए जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, उनकी डेंसिटी बढ़ा दी, उनको आगे की तरफ पुश कर दिया। ये पहली लेयर ने दूसरी को पुश कर दिया, दूसरी ने तीसरी को पुश कर दिया, और पुश करने के बाद, अब पुश किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ बढ़ता है और इसके पास पहुंचता है या टकराता है, आप ये समझ लीजिए। इससे टकराने के बाद ये वापस आता है, अपनी मीन पोजीशन से भी पहले की तरफ आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, और यहां आने के बाद फिर यहां डेंसिटी बढ़ती है तो ये फिर वापस आता है। तो ऐसे ये एक बार वाइब्रेट कर जाता है या ऑसिलेट कर जाता है। बात समझ में आई? तो हर लेयर ऑसिलेट करती है, लेकिन हर लेयर के ऑसिलेशन का टाइम सेम नहीं होता। बात समझ में आई? जिस वक्त ये ऑसिलेट कर रही थी, ये पीक पर थी, उस वक्त इसने ऑसिलेशन करना शुरू किया, और जिस वक्त इसने ऑसिलेशन करना शुरू किया उस वक्त ये जो तीसरी लेयर थी, इसके पास कोई ऑसिलेशन नहीं था। बात समझ में आई? तो ये ऑसिलेशन प्रोपेगेट करता है आगे की तरफ। बात समझ में आई? ये ऑसिलेशन का जो प्रोपेगेशन है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, मींस एनर्जी ट्रेवल कर रही है, मींस साउंड ट्रेवल कर रही है। अच्छा, जो पार्टिकल्स का मोशन है वो भी ऐसा ही है। देखिए, इस डायरेक्शन में जाता है, फिर इस डायरेक्शन में जाता है। यानी पार्टिकल्स का जो मोशन है वो साउंड वेव के या साउंड एनर्जी के प्रोपेगेशन के पैरेलल है। जब कभी भी ऐसा होता है तो इस तरह की वेव को हम कौन सी वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ये मैंने आपको थोड़ा समझाया। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ही साउंड की शुरुआत होती है तो एक डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो इंक्रीज इन डेंसिटी आगे की तरफ चलती है। हम जानते हैं कि साउंड क्योंकि वेव की शक्ल में चलती है, तो वेव की एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक फेज आगे की तरफ चली, ये थोड़ा आगे पहुंच जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, दूसरी आगे की तरफ पहुंच जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो जब ये प्रेशर डिस्टर्ब होगा तो उसके बाद की फिगर मैंने यहां नीचे बना रखी है। देखिए, ये जो डॉट बने हुए हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं उस वक्त, ये मैंने उस वक्त की पिक्चर बनाई है जब ये साउंड थोड़ा सा आगे ट्रेवल कर गई है। ठीक, यही वाले डॉट्स जो ऊपर बने हुए हैं स्पीकर से लगे हुए, इनकी वो पोजीशन मैंने बनाई जो कि जिनके पास प्रेशर भी है और जिनके पास प्रेशर जीरो भी है, या जिनके पास प्रेशर नेगेटिव भी है। ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए एक साउंड वेव आगे की तरफ बढ़ गई है, ठीक, इसको वेव कैसे कहते हैं वो समझ में आएगा आपके। तो ये वो हिस्सा है जो कंप्रेस्ड है। बात समझ में? ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कहां से आया? ये मॉलिक्यूल यही वाला मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल इसके बिल्कुल नजदीक आ चुका है, ये मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल है, और इसके बाद वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? ये वाला मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ये वाला मॉलिक्यूल है। मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, और यहां पर मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस उतना हो गया जितना एयर में नॉर्मल था। बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं तो यहां डिस्टेंस और बढ़ गया। तो जितना डिस्टेंस एयर मॉलिक्यूल्स का नॉर्मल टाइम में था, बिना वॉइस के था, उससे भी डिस्टेंस यहां पर ज्यादा हो गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया, फिर और कम होना शुरू हो गया, फिर और कम होना शुरू हो गया। तो यानी ये पहली पल्स थी साउंड की जो आगे निकली थी, ये यहां पर थी पहले, ये चलकर यहां पर आई,
इतने में पीछे से एक पल्स और चलकर यहां पर आ गई। बात समझ में आई? फिर से समझाता हूं। ये जो पल्स है, ये जो कंप्रेशन है, ये पहले यहां पर था, ये यहां से यूं चल रहा था और यूं मूव करते करते यहां पर पहुंचा था। जब ये यहां पर पहुंचा था तो पीछे से एक और चलकर यहां पर आ गया था। तो इस तरह से दो कंप्रेशन आगे बढ़ रहे हैं। ये जब पहुंचकर यहां आ जाएगा तो एक और तीसरा चल के यहां पर आ जाएगा। बोर्ड पर हम मूविंग पिक्चर नहीं बना सकते, तो बोर्ड पर तो स्टेशनरी किसी एक पॉइंट की पिक्चर को बनाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिए, ये जो हिस्सा है जब मॉलिक्यूल्स, इसको मैं मिटा के दोबारा लिखूंगा। ये जो पोर्शन है जहां मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, जिसको किताब में खाली सी लिखकर समझाया गया है। और ये मॉलिक्यूल्स जहां पर, ये फेज जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, जितनी दूर एयर में थे उससे भी ज्यादा दूर है, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। बात समझ में? ये जो फेज है जिसको आर से किताब में लिख के समझाया गया है। तो हमारे पास एक कंप्रेशन है, एक रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, इसके आगे रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा। तो हर दो कंप्रेशन के बीच में देखिए, एक ये क्या चीज है, ये बेसिकली कंप्रेशन है। तो इन दो कंप्रेशन के बीच में ये रेयरफैक्शन है। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो यहां पर रेयरफैक्शन आ जाएगा, रेयरफैक्शन, एक नया रेयरफैक्शन चलेगा। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे फेज चलती है। बात समझ में आ गई? कंप्रेशन वाली वो जगह है जहां पर प्रेशर और डेंसिटी मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जितनी डेंसिटी नॉर्मल हालत में थी उससे भी ज्यादा है। बात समझ में आई? और रेयरफैक्शन वो जगह है जहां डेंसिटी उससे भी कम है जितनी नॉर्मल हालत में थी। ठीक? अब इस डेंसिटी को या इस प्रेशर को, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो y एक्सिस पर, अब ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू लाइन से आपको एक वेव सी बनाई है, बेसिकली ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है। ब्लू लाइन से y एक्सिस पर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? मैं डेंसिटी प्लॉट कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। और ये किताब के अंदर आपके पेज नंबर 164 पर बना रखा है, इसको मैं समझा रहा हूं। और एक्स एक्सिस पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिए, ये जो पोर्शन है यहां डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो मैंने यहां पर पीक लिया है। बात समझ में आई? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं डेंसिटी मैं कैसी देखता हूं? कम देखता हूं। तो यहां पर डेंसिटी कितनी है? यहां पर डेंसिटी उतनी है जितनी एयर मॉलिक्यूल्स में थी, इसको मैंने जीरो मान लिया। तो यहां पर देखिए ग्राफ की पोजीशन कैसी आ गई, ग्राफ की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। ये रेड लाइन बेसिकली जीरो लाइन है। अब देखिए, जब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो यहां डेंसिटी उससे भी कम हो गई जितनी एयर मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल हालत में थी। ये डेंसिटी नेगेटिव है, तो देखिए यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? और फिर यहां से आगे बढ़ता हूं तो यहां पर जीरो, ये यहां पर वही डेंसिटी आ गई जो एयर मॉलिक्यूल्स की थी। उसके बाद फिर कंप्रेशन शुरू हो गया, यहां फिर मैक्सिमम डेंसिटी आ गई। तो इस तरीके से ये ग्राफ चलता है। ये भी एक वेव की तरह, बेसिकली ये ट्रांसवर्स वेव की तरह चल रहा है। हालांकि ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये बेसिकली ग्राफ प्लॉट किया है हमने। किसका ग्राफ प्लॉट किया है हमने? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक? अब समझिए, इस ग्राफ की मदद से ये जो सारी टर्म्स हैं लिखी हुई, हमको वो समझनी है। दिस इज आवर वर्क। ये जो मैंने आपको समझाया, ये सारी टर्म्स समझाने के लिए समझाया है। ठीक? नाउ लेट अस टॉक अबाउट, फर्स्ट टॉक अबाउट वेवलेंथ। पहले हम वेवलेंथ की बात करते हैं। बात समझ में आई? वेवलेंथ क्या होती है? अब देखिए, यहां ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें तो समझ में नहीं आता कि वेव क्या होती है, वेव क्या है। तो वेव बेसिकली पीरियोडिक डिस्टर्बेंस जो है उसको देखते हैं, उसको प्लॉट करते हैं।
तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये कैसे हैं? पीरियोडिक है। ये आगे बढ़ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, एक नया और आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। तो जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हैं वो जितनी देर में ट्रेवल कर जाते हैं, हर दो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस के बीच के डिस्टेंस को, हर दो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस के बीच के डिस्टर्बेंस को वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ को हम लिखते कैसे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस। हर दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या हर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो अब देखिए यहां पे समझिए, यहां कंप्रेशन यह है, यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर किया है इस कंप्रेशन ने। बात समझ में? क्योंकि ये कंप्रेशन इससे पहले यहां पर रहा होगा, ये यहां से यहां आया, ये वाला दूसरा वाला जो जनरेट हुआ वो आया, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। इसका मतलब हम दो ये जो मैंने ग्राफ बनाया था इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू या क्रेस्ट वैल्यू। इसको लिखता हूं मैं, ये बेसिकली क्या है? क्रेस्ट। ये जो बिल्कुल टॉप है ये एक क्रेस्ट है, ये इसके दूसरी वाली क्रेस्ट है। ठीक, जस्ट एडजेसेंट क्रेस्ट है। तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या दो एडजेसेंट, ये क्या चीज है? ये ट्रफ है। एक क्रस्ट होती है, एक ट्रफ होती है। दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज मीटर्स। क्योंकि ये किस चीज में नापते हैं हम? ये बेसिकली क्या चीज है? ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किस चीज में नापते हैं हम? मीटर्स में नापते हैं। और डिनोट किस चीज से करते हैं? डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये देखिए लैम्डा, ये ग्रीक लेटर है लैम्डा, जिसके जरिए हम वेवलेंथ को आमतौर से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ समझ में आ गया आपके। अब वेवलेंथ के बाद मैं फ्रीक्वेंसी बाद में समझाऊंगा आपको। वेवलेंथ के बाद मैं आपको टाइम पीरियड समझाना चाहता हूं कि टाइम पीरियड क्या होता है। अब ये जो वेव है या ये जो कंप्रेशन है, ये यहां से चलकर यहां पर आया है। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? इसने लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है या एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर करने के लिए इसके पास कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड के साथ अगर ये डिस्टेंस कवर करेगा तो कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। एक लैम्डा कवर करने के लिए वेव को जितना टाइम लगता है या कंप्रेशन को जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? टाइम टेकन फॉर द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मींस कंप्रेशन या रेयरफैक्शन फॉर द डिस्टर्बेंस टू ट्रेवल फॉर वन वेवलेंथ, यानी एक लैम्डा आगे बढ़ने के लिए जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड एज कैपिटल टी। इसको यहां से यहां तक जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एंड एसआई यूनिट इज सेकेंड्स। एसआई यूनिट क्या होगी? टाइम की सेकेंड्स। तो आपके समझ में वेवलेंथ आ गया, आपके समझ में टाइम पीरियड आ गया। इसके बाद स्पीड को समझिए। स्पीड क्या होती है भाई? यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्डा और टाइम पीरियड था टी। तो डिस्टेंस को टाइम पीरियड से अगर डिवाइड कर दें, लैम्डा को टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं तो स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। ये बाद की जो क्वांटिटी है मैं आपको फ्रीक्वेंसी की बात समझाऊंगा। लैम्डा इंटू न्यू जो लिखा हुआ है ये वी नहीं है, ये न्यू है। ठीक, इसको मैं अभी फ्रीक्वेंसी के बाद समझाऊंगा। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड समझ गए आप? साउंड की स्पीड बेसिकली किस चीज की स्पीड होगी? डिस्टरबेंस की स्पीड होगी। ठीक, तो तीन चीज समझा दी मैंने। वेवलेंथ समझा दिया, टाइम पीरियड समझा दिया और स्पीड समझा दिया। उसके बाद ये एम्पलीट्यूड समझिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम
on either side. It is the magnitude of the disturbance. Magnitude मतलब देखिए, जब मैं जोर से बोलता हूं तो मेरे मुंह के पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं तेज प्रेस करता हूं और डेंसिटी ज्यादा बढ़ा देता हूं। जब मैं हल्के बोलता हूं तो मैं कम डेंसिटी बढ़ाता हूं एयर मॉलिक्यूल्स की। ठीक, तो बेसिकली ये जो कंप्रेशन है, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है साउंड का तो यहां कंप्रेशन बहुत ज्यादा होगा। आप ये मत समझिएगा कि अगर हमने बहुत तेज बोला तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बहुत तेज या स्पीड बढ़ जाएगी साउंड की। नो, अगर हमने बहुत लाउड बोला है तो उसकी वजह से ये कंप्रेशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो वेव थी, इसकी हाइट इतनी थी, इसकी हाइट और ज्यादा हो जाएगी, ऊपर तक चली जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अगर लाउडनेस ज्यादा होगी या एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कंप्रेशन ज्यादा होगा या ज्यादा एनर्जी के साथ मैं बोलूंगा तो बेसिकली ये यहां की डेंसिटी बढ़ जाएगी, या कहिए कंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो पीक लिखी है ना, ये जो एम्पलीट्यूड लिखा है, ये इतना ना होकर और ज्यादा हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ये वेव यूं चलेगी, यूं चलेगी और यूं आ जाएगी। बात समझ में? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का क्या मतलब है यहां? कि जब ये पर्दा आगे की तरफ जाता है तो पीछे भी आता है। बात समझ में? जब ये पीछे आता है तो पीछे के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता है और आगे के मॉलिक्यूल्स को बेसिकली नेगेटिव प्रेशर में बनाता है, उनके डिस्टेंस को बढ़ाता है आपस में। तो इसलिए ये दो फेजेस चलते हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। ठीक, तो इसलिए आइदर साइड यूज किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है इसको समझना। नाउ एम्पलीट्यूड के बारे में एक बात और लिखी है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि लाउडनेस कितनी है, या लाउडनेस डिटरमिन करती है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। अगर लाउड कोई बोल रहा है यानी तेज कोई बोल रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी ज्यादा है उसकी, इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो एनर्जी है, ये बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है, ये एक तरह से एनर्जी ऑफ साउंड भी बताता है। अब दूसरी बात और बताता हूं यहीं पर खास, ये जो एम्पलीट्यूड है ये एनर्जी ऑफ साउंड बता रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है। बात समझ में आई? ये कंप्रेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो साउंड की एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। कम क्यों होना शुरू हो जाती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास इनर्शिया भी है। ठीक, याद रखिएगा, जो मीडियम साउंड को ट्रेवल कराएगा या साउंड को कैरी करेगा, उसके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? उसके पास एक तो इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया यानी उसके पास कोई मास होना चाहिए। तो एयर मॉलिक्यूल्स के पास मास है, कम है लेकिन है, मास है तो इनर्शिया भी है। उसके साथ साथ इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा हो सकता हो, यानी प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता हो। बात समझ में आई? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं। इनर्शिया इस मॉलिक्यूल के पास है, तो जो एनर्जी है वो बेसिकली जो पीछे से आई साउंड की, वो इसको मूव कराती है। इसको क्या कराती है? वाइब्रेट कराती है, इसको ऑसिलेट कराती है। तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो एनर्जी जो साउंड की थी वो थोड़ी थोड़ी इन मॉलिक्यूल्स में बढ़ती चली जाती है और इनमें यूटिलाइज होती चली जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपके पास अगर कोई बोल रहा है तो आपको ज्यादा सुनाई देता है या ज्यादा लाउड सुनाई देता है, लेकिन आप अगर डिस्टेंस बढ़ा लें सोर्स से, साउंड के सोर्स से, तो क्या होगा कि आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा या आपको आवाज हल्की सुनाई देने लगेगी। आप एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, एक डिस्टेंस ऐसा भी आ सकता है कि डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि आपको आवाज सुनाई ही ना दे।
तो वो आवाज कहां चली गई भाई? वो आवाज इन मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में खत्म हो गई। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये बेसिकली कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एम्पलीट्यूड पहले तो ऐसा था फॉर एग्जांपल, और ये फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ साउंड कहां पर चली जा रही है, कहां डिस्पर्स हो जा रही है, कहां फैल जा रही है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के मूव कराने में यूटिलाइज होती जा रही है, और ये लाउडनेस धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। दिस इज वन थिंग। तो अब आपको क्लियर है, वेवलेंथ क्लियर है, टाइम पीरियड क्लियर है, एम्पलीट्यूड क्लियर है, स्पीड क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने ये सिंबल बनाया है न्यू। ये क्या चीज है बेसिकली? न्यू। ये ऐसा एक उल्टा कर्व वाला वी बनाते हैं हम, ठीक। बहरहाल इसको वी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये न्यू है, ये एक लेटर है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस पैदा हो जाते हैं या वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी इज ए नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर। किस चीज का नंबर है? वाइब्रेशंस का नंबर। कितने वाइब्रेशंस? एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस हो, ठीक, क्योंकि पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी को समझ लीजिए आप। ये जो एयर मॉलिक्यूल है ये बेसिकली क्या करता है? ये वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होता है। तो ये एयर मॉलिक्यूल एक यूं वाइब्रेट होके वापस अपनी जगह आ गया, तो कुछ टाइम लगा, फिर वापस एक बार वाइब्रेट होके अपनी जगह आ गया। एक सेकंड में ये 500 मरतबा वाइब्रेट हुआ। फॉर एग्जांपल 500 टाइम्स ये वाइब्रेट हुआ एक सेकंड में। अगर ये 500 टाइम्स वाइब्रेट हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 500। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी साइकिल्स पर सेकंड। बात समझ में? अगर ये 400 टाइम्स होगी तो हो जाएगी 400 साइकिल्स पर सेकंड। अगर ये 300 टाइम्स होगी तो हो जाएगी 300 साइकिल्स पर सेकंड। ओके, बात समझ में आई? साइकिल्स पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड मतलब एक पीक से दूसरी पीक तक बेसिकली ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक। अब फिर देखिए यहां से वही वैल्यूज शुरू हो जाती है दोबारा। तो एक पीक से दूसरी पीक तक या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक बेसिकली वेव एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो ऐसी कितनी साइकिल हो जा रही है? इस वाले केस में 500 साइकिल्स हो जा रही हैं पर सेकंड में। ओके, तो एसआई यूनिट क्या है? बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हम बेसिकली साइकिल्स पर सेकंड को लंबा ना बोलकर, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उनके नाम पर, उनके ऑनर में हमने नाम दिया साइकिल पर सेकंड को हर्ट्ज। तो 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो ये पूरा हर्ट्ज भी नहीं लिखते बल्कि हम क्या कर देते हैं? HZ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कैपिटल H और Z। किसके लिए? साइकिल्स पर सेकंड के लिए, ठीक। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ साइकिल्स। नाउ सोर्स ऑफ साउंड डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट को समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी डिसाइड कौन करता है? मीडियम डिसाइड करता है या सोर्स डिसाइड करता है या रिसीवर डिसाइड करता है? मेरे कान डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी? इस बात को समझिए। ये जो स्पीकर का पर्दा है ये एक सेकंड में अगर 500 बार ऐसे वाइब्रेट करता है, देखिए जैसे मेरा हाथ कर रहा है, ऐसे ये वाइब्रेट अगर 500 मरतबा करता है तो ये बराबर वाला मॉलिक्यूल भी 500 मरतबा करेगा। ये इससे 500 मरतबा टकराएगा, दूसरे मॉलिक्यूल की लेयर से 500 मरतबा टकराएगा एक सेकंड में। तो ये भी 500 मरतबा करेगा एक सेकंड में वाइब्रेशन। ये मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल की लेयर से टकराएगा 500 मरतबा एक सेकंड में, 500 टाइम्स टकराएगा ये, तो ये भी 500 टाइम्स करेगा। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल भी 500 टाइम्स एक सेकंड में वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। बात समझ में आई?
तो यहां भी 500 था, यहां भी 500 था, मींस एंटायर ड्यूरेशन में या एंटायर लेंथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बदलती नहीं है। ये मीडियम चाहे जो भी रहा हो, यहां पर ये जो सोर्स ऑफ साउंड था, ये क्या चीज है? स्पीकर। स्पीकर को हम यहां सोर्स ऑफ साउंड मान रहे हैं। तो सोर्स ऑफ साउंड ने ये डिसाइड किया कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये 500 टाइम्स अगर वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है तो सारे मॉलिक्यूल्स 500 टाइम्स वाइब्रेट या ऑसिलेट करेंगे, और ये अगर 300 टाइम्स ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है तो सारे मॉलिक्यूल्स 300 टाइम्स करेंगे। ओके, तो पॉइंट इज सोर्स ऑफ साउंड डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा सोर्स। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम इवन इफ द मीडियम इज चेंज। देखिए, इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में हमने ये पता किया था कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिसाइड करता है, और यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी सेम थी। तो ये तो एयर था, एयर मॉलिक्यूल्स में सेम थी। अगर एयर के बाद वाटर शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा भाई? क्या ये फ्रीक्वेंसी बदलेगी? ये इस पॉइंट पे क्लियर किया। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड जैसे ट्रेवल करती है अपने रास्ते में, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। एम्पलीट्यूड जरूर कम होता चला जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा नहीं होती। इवन इफ द मीडियम इज चेंज, चाहे मीडियम भी बदल दिया जाए। इसको मैं समझाता हूं आपको, यहां ये मिटा देता हूं। सपोज हम एक स्पीकर यहां बनाते हैं, ऐसे उल्टा रखा हुआ स्पीकर हम बनाते हैं। सपोज दिस इज द स्पीकर, और एक साउंड ट्रेवल करती है यहां से, तो हम ऑसिलेशन बनाते हैं। सपोज ये पार्टिकल था, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये पार्टिकल था और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ये ऑसिलेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यहां पर जो मौजूद है, बेसिकली यहां पर एयर है, लेकिन यहां पर क्या होता है? बीच में वाटर शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? वाटर। सपोज दिस इज वाटर, ठीक। तो मीडियम बदल गया, यहां एयर है, यहां क्या है? यहां बेसिकली एयर है और वाटर है। अब साउंड का क्या होगा? अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ये बात पक्की है। लेकिन जब ये यहां का वाटर मॉलिक्यूल, यहां का एयर मॉलिक्यूल, यहां का एयर मॉलिक्यूल को मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये एयर मॉलिक्यूल जब वाटर से टकराएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करना शुरू होंगे। तो याद रखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्लू से बना रहा हूं, तो हो सकता है इतना वाइब्रेट ना करें, वो थोड़ा वाइब्रेट करें। ये थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये एयर मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वहां प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा है, वहां जगह बहुत कम है हिलने की। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड में ये भी उतनी बार ही वाइब्रेट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, जितनी बार एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। बात समझ में आई? तो अगर मीडियम बदल जाए तो अभी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ठीक। इस तरह के सवाल पहले कंपटीशन में आ चुके हैं, मैंने देखे, ठीक। तो मीडियम के बदल जाने के बावजूद भी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने कोशिश करी है समझाने की। आप लोगों के कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक। इसी तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं छोटे छोटे, जैसे क्वालिटी ऑफ साउंड है, टिम्बर है, उसके बाद टोन है, प्लेजेंट वॉइस है या नॉइज़ है, या आपके म्यूज़िक की वॉइस है, उसको हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे, कर लेंगे। हाँ, एक बात आपकी रह गई, ये फॉर्मूला रह गया यहाँ पर। स्पीड ऑफ साउंड मैंने बता दिया आपको, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को
और हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करने के लिए हम यहीं पर लिखेंगे क्योंकि जगह हमारे पास यहीं बची हुई है। अब फ्रीक्वेंसी को हमें डिस्कस करना है। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, कितनी साइकिल्स एक सेकंड में है। बात समझ में आई? एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स जितनी भी हैं उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, ये जो लैम्डा है ये बेसिकली क्या है, साइकिल्स पर सेकंड। बात समझ में आई? ये क्या कहते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। तो न्यू इज बेसिकली साइकिल्स पर सेकंड एंड इट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। हम इसको आगे जाके एफ भी लिख देंगे, ठीक है, कहीं कहीं पर हम एफ भी लिखा हुआ छोड़ेंगे। ओके, अब न्यू साइकिल्स मींस 500 साइकिल्स, 300 साइकिल्स, 400 साइकिल्स पर सेकंड, ठीक। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में न्यू साइकिल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी एक सेकंड में 500 या 300 कंप्रेशंस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि न्यू साइकिल्स एक सेकंड में हो जाती है। बात समझ में आई? तो एक सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सेकंड में न्यू साइकिल्स हमारे पास हो गई। बात समझ में आई? तो एक साइकिल कितने सेकंड में हुई? अब इस वाली इक्वेशन से देखिए, न्यू साइकिल्स तो एक सेकंड में हो गई, तो एक साइकिल होने में कितना टाइम लगा? तो एक साइकिल होने में कितना, देखिए यहां पर 1 है, एक साइकिल होने में कितना टाइम लगेगा? 1/न्यू। एक साइकिल होने में कितना टाइम लगा? वो लगा 1/न्यू। और तो 1/न्यू क्या होता है? एक साइकिल में जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसको फिर समझा रहा हूं, इस लाइन को देखिए, न्यू साइकिल्स कंप्लीट हुई एक सेकंड में, ठीक। अब देखिए यहां से यहां आइए, एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगी? 1/न्यू सेकंड्स में कंप्लीट होगी। एक साइकिल के टाइम को आप क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 1/न्यू इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब देखिए ध्यान से, यहां 1/टाइम पीरियड है, तो 1/टाइम पीरियड को मैं न्यू बोल सकता हूं या नहीं? सो दिस इज अबाउट दिस फॉर्मूला। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दैट इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो दिस इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।